आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं स्नेहा तिवारी ISL-RTC की तरफ से आज के इस कार्यक्रम को शुरू करने जा रही हूँ। आज के इस कार्यक्रम को हम शुरू करने से पहले मैं हमारे ऑफिसर इंचार्ज असिस्टेंट प्रोफेसर श्री हरी सोनी जी को निवेदन करती हूँ कि वह इस कार्यक्रम को शुरू करें और वेलकम स्पीच से स्टार्ट करें। ठीक है, थैंक यू स्नेहा। सबसे पहले हमारे आज के जो स्पीकर्स हैं राहुल जी, उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और उसके साथ नैन्सी मैडम का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि वो आज हमारे निवेदन पर आज हमारे वेबिनार में शामिल हुए। जैसा कि हम सब जानते हैं, ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे है आज, और ISL-RTC के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि आज जैसे हम कह रहे हैं कि ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे है, लेकिन ISL-RTC एक्सेसिबिलिटी पर पूरे वर्ष काम करता है और बहुत अच्छे से काम करता है। चाहे हमारी पाठ्य सामग्रियों को सुगम्य बनाना बधिर बच्चों के लिए, उसके लिए हमने NCERT की टेक्स्ट बुक का ट्रांसलेशन किया है 1ली से 6ठी तक। वो एक सुगम्यता और एक्सेसिबिलिटी में एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम है जो ISL-RTC ने उठाया है, जिससे डेफ बच्चों के एजुकेशन में बहुत अच्छा परिवर्तन आएगा और डेफ बच्चों को वो एक्सेसिबल और सुगम्य सामग्री उपलब्ध होगी। तो ये एक महत्वपूर्ण काम जो ISL-RTC ने किया है पिछले 2-3 सालों में। 1ली से 6ठी तक की NCERT की जो बुक्स हैं उनका ट्रांसलेशन किया है ISL-RTC ने। एक बड़ा काम है। सुगम्यता के क्षेत्र में ISL-RTC, एक्सेसिबिलिटी के क्षेत्र में ISL-RTC अपनी स्थापना से लगा के आज तक निरंतर काम कर रहा है। उसमें 10,000 वर्ड की डिक्शनरी, NCERT की टेक्स्ट बुक्स, ये बड़े महत्वपूर्ण कदम है जो ISL-RTC ने उठाए हैं। और इससे आगे इंटरप्रेटिंग सर्विसेज और बहुत सारी चीजें हम ISL-RTC में कर रहे हैं, जो एक्सेसिबिलिटी और सुगम्यता के क्षेत्र में एक बड़ा रोल अदा करेगी। इसके साथ साथ आज का जो ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे है, ये आज हम सभी लोग इसलिए भी इसे मनाना चाहते हैं, इसलिए भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम सबका ये उत्तरदायित्व है और हम सबका ये दायित्व है, ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि बधिर बच्चों के लिए हम बेहतर से बेहतर साइन लैंग्वेज के थ्रू एक्सेसिबिलिटी प्रदान करें। और आज हमारे बीच में राहुल जी, नैन्सी जी हैं, न वो सिर्फ एक्सेसिबिलिटी पे बात करेंगे और बताएंगे, इसके अलावा क्रॉस डिसेबिलिटी में, अन्य डिसेबिलिटीज में भी क्या क्या एक्सेसिबिलिटीज होती हैं उस पे भी अपना जो है उद्बोधन देंगे। तो ये सारी बातें हैं जिससे हम ये कह सकते हैं कि आज का हमारा दिवस न सिर्फ एक दिवस के रूप में रहेगा, बल्कि एक्सेसिबिलिटी जो है पूरे साल, हर पल, हर जगह हमें प्रयास करना चाहिए कि जो भी हमारे इस विशेष आवश्यकता वाले बालक हों, बच्चे हों, विशेष आवश्यकता वाले व्यक्ति हों, उनको हमें सुगम्यता की हर जगह उनको आवश्यकता है और हर जगह प्रदान करना है। जैसे अभी कल ही की बात कहें, कल ही एक MOU JIIT से, JP इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो नोएडा में स्थित है, कल ही एक MOU साइन हुआ। उसमें ISL-RTC ये करने जा रहा है कि जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मटेरियल है या कंप्यूटर की लैंग्वेज से रिलेटेड मटेरियल है, उसमें उसको साइन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके वो कैसे हम बेहतर एक्सेस दे सकते हैं, यही सारी बातें जो है हम आज करेंगे कि एक्सेसिबिलिटी पे हम क्या क्या काम कर सकते हैं और क्या हो सकता है। और हमारे बीच में राहुल जी और नैन्सी जी हैं। मैं बिल्कुल भी ज्यादा समय नहीं लूंगा ताकि हम उन्हें सुने और वो क्रॉस डिसेबिलिटी में, अन्य दिव्यांगता में भी कैसे हम एक्सेसिबिलिटी दे सकते हैं, इसके बारे में हम जाने। तो मैं यही अपनी बात को विराम दूंगा ताकि हमें उनको सुनने को मिले। और अच्छी बात यह है कि आज हमारे बीच में कम से कम 150 से करीब बच्चे हैं जो हमारे जो स्पीकर्स हैं उनको सुनेंगे। और इस व्याख्यान के बाद, इस पूरे व्याख्यान को हम एक प्रयास करेंगे कि इसकी रिकॉर्डिंग करके सोशल मीडिया पर अन्य जो बच्चे हैं, जो बाहर के बच्चे हैं, उन तक ये बात पहुंचे और हमारे स्पीकर्स हैं इनकी बात भी सभी तक पहुंचे। हम ये प्रयास करेंगे। तो मैं ज्यादा समय बिल्कुल न लेते हुए मैं स्नेहा को कहूंगा कि वो आगे की कार्यक्रम को संचालित करें और स्पीकर्स को बुलाएं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। मैं नैन्सी मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि वह इस अवेयरनेस डे पे कुछ शब्द कहें और हमारे आज के रिसोर्स पर्सन को इनवाइट करें। नैन्सी मैम प्लीज। जी, गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज आ रही है सबको?
Am I audible? Yes, ma'am, you're audible. ओके मैं सबका नमस्कार करती हूँ. थैंक यू सो मच. मैं बिना ज्यादा वक्त वेस्ट किए मैं बस यही बोलना चाहूंगी कि ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे पे मैं इस चीज को एक आई वुड जस्ट लाइक टू टेक एन अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट अ कॉन्वर्जेशन ऑन अ वेरी इम्पोर्टेंट, जो एक बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है एक्सेसिबिलिटी का, विच इज डिजिटल एक्सेसिबिलिटी. हम हर किसी को ये बोलते हैं आज के टाइम पे, यार जब हर चीज ऑनलाइन हो गई है, हर चीज डिजिटल हो गई है, हम कहते हैं हर चीज 1 क्लिक अवे है. तो वो 1 क्लिक, चाहे जैसे हमें फूड ऑर्डर करना हो, हमें हमारा ऑनलाइन पेमेंट करना हो, हमको कोई अपना ट्रैक एप्लीकेशन करना है, कंप्लेंट है, इनफैक्ट हम ग्रोसरीज भी अब डाउनलोड हम ऑनलाइन कर देते हैं. सो व्हेन वी से इट्स 1 क्लिक अवे, क्या हम एक्चुअली ये 1 क्लिक अवे सबके लिए है? हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, हम वर्क प्लेस पे इक्वालिटी की बात करते हैं, बट वेरी रेयरली वी डू टॉक अबाउट द यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी. हम फिजिकल एनवायरनमेंट में, बिल्ट एनवायरनमेंट में एक्सेसिबिलिटी की बात करते हैं, इतनी अवेयरनेस है, बट डिजिटल एक्सेसिबिलिटी इज दैट वन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन टूडेज टाइम, जहाँ पे हम सब कुछ ऑनलाइन कर रहे हैं. डिजिटल गवर्नेंस है, डिजिटल पेमेंट्स है, सब कुछ डिजिटल है. सो are we really moving forward to make the digital environment accessible to all? Are we bringing that equitable access to all? इस चीज पे एक्चुअली टेक्निकल नॉलेज हमको मिले, इस चीज पे एक्चुअल चैलेंजेस क्या आते हैं, क्या डिजिटल एक्सेसिबिलिटी है. और अगर हमें आज के टाइम से ही अगर हमें चालू करना हो, अगर एक ले मैन की भाषा में बोलो, अगर मुझे याद से अगर कुछ मेरा कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है अगर मैं डिजिटल एक्सेसिबिलिटी की तरफ जाऊं, कि हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हम बना के सिर्फ उसको वेबसाइट पे डाल देते हैं. कैन एनीवन रियली रीड इट? कैन एवरीवन रीड इट? Can everyone understand? Just for the sake of uploading it on the website doesn't mean that we have created that information for everyone, but is it really accessible for all? So इस चीज पे और ज्यादा बात करने के लिए और ज्यादा इस चीज पे हमको टेक्निकल इंफॉर्मेशन की कैसे होगा, क्या होगा, उसके लिए मैं राहुल बजाज को इनवाइट करना चाहती हूँ. राहुल बजाज इज अ रोड्स स्कॉलर, जो फाउंडर है एक ऑर्गेनाइजेशन के विच इज मिशन एक्सेसिबिलिटी. ही इज ऑल्सो अ प्रैक्टिसिंग लॉयर एंड लीगल पॉलिसी मेकर, एंड उनका जो एनजीओ है वो इसी चीजों पे काम करता है, डिजिटल स्पेसेस को मोर डिसेबल फ्रेंडली बनाने के लिए. जैसे हमारे एप्स हो गए, पेटीएम है, जोमैटो है, एटसेट्रा, वेबसाइट्स हो गए, एटीएम मशीन्स हो गए. So his NGO works on all of these aspects, and without wasting any time, I would like to welcome Rahul, and I want to hand over this podium to you so that you can impart your knowledge and tell us why digital accessibility is so important. How can we start if you want to start from today, and how can we move forward with it? Rahul, over to you. Thank you, Nancy, for that very kind introduction. Good morning, good afternoon, everyone. It's a pleasure to be with you today. I think Global Accessibility Awareness Day is an extremely important occasion on which we can, as a society, reflect on how far we are actually practicing principles of accessibility in our everyday lives, and recommit ourselves to doing more. As Mr. Soni said, accessibility is an everyday affair, and today is just one occasion that underscores its importance, but that's not to say that we do not have to implement it day after day when it comes to all our offerings, digital offerings, physical. Sorry to interrupt you, sir, but sorry to interrupt you, sir. Physical offerings. Hello. बोलिए ना, बोलिए क्या हुआ? सर आपका नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा है. Can't hear you properly, sir. Your voice is breaking. Sorry to interrupt. एक मिनट होल्ड करिए, लेट मी. Can you hear me now? Better, sir, better. And I'll also turn off my video. Hopefully that will help. Let me know if the problem still persists.
Sure, sir. I was saying Global Accessibility Awareness Day is an extremely important occasion for us to redouble our commitment to accessibility. As Mr. Soni said, this is not to say कि on an everyday basis हमें accessibility principles नहीं practice करने होंगे, but यही है कि एक particular दिन अगर हम allocate करें इस चीज को emphasize और promote करने के लिए, तो we bring it into sharp focus and into people's consciousness. See, those of us who work in this field, or our persons with disabilities, automatically have a degree of familiarity or awareness with accessibility issues because it's our lived reality, or it is what we do. For example, in my case, it's both my lived reality as well as what I do on an everyday basis. For Nancy, because she works with the department, it is part of her work on an everyday basis. So she's exposed to different facets of accessibility. But for the average person who does not have an interface with disability, they have no occasion to really think about these issues in a meaningful way in their everyday lives, in the cut and thrust of everyday life. So for them, such an occasion can be a powerful opportunity to really reflect on how far they are contributing to creating a more accessible India. Now, 2 or 3 things that I would like to focus on. Nancy spoke about my NGO Mission Accessibility. Now, Mission Accessibility works on making digital spaces more disabled friendly. Apps, websites, point of sale devices, ATM devices, the whole host of ICT enabled products and services that we use on an everyday basis. And we do that, because in today's day and age, sensitization is extremely critical, which is what we are trying to do today. To sensitize people about the importance of accessibility. आप लोग ISLRTC से associated हो, so I don't think आपको sensitize करने की जरूरत है because you would already be familiar with these concepts. But for those who are not, that is important. Second facet of what we do is grievance redressal, which is अगर कोई मान लो ऐप या वेबसाइट inaccessible है, so the user with the disability should not just have to put up their hands and say कुछ नहीं हो सकता, it's just how it is. You first try to negotiate and resolve it collaboratively, but if that fails, then you must confront. I really like the way Mr. Arman Ali puts it. He says that we must collaborate when we can and confront where we must. And the third one is capacity building. It's one thing to say that, okay, look, your website should be accessible, your ATM device should have voice enabled features, but it is quite another to provide someone the strategic tools that are needed, the know-how and the tools that are needed for them to make their offerings accessible. You need to handhold them and guide them in that direction, which is the third aspect of what we do. Now, जहां तक सवाल उठता है साइन लैंग्वेज का, I want to share a couple of things with you, because मेरा frankly मैं बताऊं तो हमारे NGO का और मेरा, क्योंकि मैं खुद ब्लाइंड हूँ since birth, तो मेरा खुद का जो भी इंटरेक्शन डिसेबिलिटी इश्यूज में रहा है वो ब्लाइंडनेस और विजुअल इम्पेयरमेंट की तरफ ज्यादा रहा है। और अब मैं चाहता हूँ कि हम लोग, चाहे फिर वो मिशन एक्सेसिबिलिटी में हो या फिर और भी कहीं, आई एम इन्वॉल्व इन मेनी डिसेबिलिटी राइट प्रोजेक्ट्स। डिजिटल एक्सेसिबिलिटी इज वन मेजर पार्ट ऑफ इट, बट और भी बहुत चीजें हैं। तो मेरा ये मानना है कि हर डिसेबिलिटी की नीड्स को हमने मीट करना चाहिए। तो इसलिए मुझे भी ये चीजें समझना कि हर डिसेबिलिटी के क्या यूनिक नीड्स हैं, ये इम्पोर्टेंट है। एंड अभी इतना सब डिसेबिलिटीज का अवेयरनेस नहीं है, सब प्रोमिनेंट डिसेबिलिटीज का। और फिर उसके बाद इनविजिबल डिसेबिलिटीज भी होती हैं, इस बारे में जो 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 हमको दिखे ना, ब्लाइंडनेस, हियरिंग इम्पेयरमेंट तो मालूम पड़ जाए, बट मेंटल हेल्थ इश्यूज है, साइकोलॉजिकल, अदर काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, फाइब्रोमायल्जिया टाइप के हैं जो फटीग रिलेटेड होते हैं या मसल बोन से रिलेटेड होते हैं, वो इनविजिबल डिसेबिलिटीज होते हैं, किसी को देख के नहीं पता चलता कि इस इंसान को डिसेबिलिटी है। तो उन चीजों के बारे में भी सोचना आवश्यक है।
साइन लैंग्वेज का जहाँ तक सवाल उठता है, एक मेरा रिसेंट एक्सपीरियंस रहा है। मैं I am a part of the accessibility committee which has been constituted by the Supreme Court. उनमें उन्होंने to make the courts infrastructure and processes more disabled friendly, उसमें 2 सब ग्रुप्स बनाए गए हैं on physical accessibility and functional accessibility with a view to giving recommendations to ensure greater accessibility for each of them. Now, जो functional access, so I am part of both those subgroups. Now, one of the things I've been trying to push for in that capacity is to have sign language interpretation for all important court hearings in the Supreme Court to begin with. Abhi jaise recently, the nation's imagination was captured by the proceedings on same-sex marriage, whether there is a fundamental right of LGBTQ individuals to engage in same-sex marriage. तो मैं चाहता था कि जो हमारे कंट्री में हियरिंग इम्पेयर्ड लोग हैं वो भी इन प्रोसीडिंग्स को में एंजॉय इनसे पार्टिसिपेट कर पाए और इन्वॉल्व हो पाए। बट स्टेटस को काफ़ी फोर्सेस हैं जो एक स्टेटस कोइस्ट अप्रोच अपनाती हैं इस तरीके की चीज़ों में, एंड इट्स डिफिकल्ट टू पुश फॉर अ लॉट ऑफ चेंज इमीडिएटली। क्योंकि होता क्या है कि 10 सवाल लोगों के ध्यान में आते हैं कि मान लो नहीं मिलेगा ठीक तरीके का इंटरप्रेटर, अगर कोर्ट रूम के डायनामिक्स वो नहीं कैप्चर कर पाए, अगर जो बैक एंड फोर्थ लॉयर और जजेस के बीच में होता है बहुत फटाफट होता है, 5 लॉयर बात कर रहे होते हैं जब 5 जजेस बात कर रहे होते हैं, एंड इट्स अ कैकोफनी। तो वो चीज़ अगर ना कवर हो पाए एंड जो लीगल टर्म्स है उसकी अवेयरनेस ना डेवलप कर पाए जो साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर है, तो क्या करेंगे? I say you have to start somewhere. See, some mistakes will happen along the way, but we have to start by doing it at least in some cases. And वैसे मेरे को टॉपिक डिजिटल एक्सेसिबिलिटी का दिया गया था, बट मैं ये 1-2 चीज़ें आपके सामने ज़रूरी सोचता हूँ रखना, बिकॉज वी हैव टू वर्क ऑन दिस टुगेदर। मैं कोई टॉक दे के चला जाऊँ इससे कोई फ़ायदा नहीं है, बट ये चीज़ तो मुझे आपका सपोर्ट चाहिए कि कैसे हम कोर्ट्स को कन्विंस कर पाए कि वो अपने प्रोसीडिंग जो लाइव स्ट्रीम होते हैं एटलीस्ट उसमें साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन आए। अगर आप लोगों में से कोई इस चीज़ में एक्सपर्टीज रखता है तो नैन्सी प्लीज कनेक्ट मी विद देम, ताकि मैं आपको बता पाऊँ उनके क्या रिजर्वेशन है और कैसे हम उनको एड्रेस कर पाए। बिकॉज करवाना तो है हमें, Yes, कैसे Rahul. करना है, दैट इज व्हाट वी नीड टू फिगर आउट। So Rahul, in continuation, बोलिए। I'm so sorry. नहीं, Please. बोलो ना, बोलो प्लीज। So in continuation to that, actually जो students हैं हमारे इधर अभी, so as web accessibility की जब हम बात करते हैं, so just for their information, I want to this question कि what are the basic key features अगर हम web accessibility की बात करें which are non-negotiables, कि ये तो एटलीस्ट होना चाहिए वेब एक्सेसिबिलिटी में, तभी कोई या कोई एक ऐप है जैसे हम अभी बहुत ऐप बेस्ड हम जा गए हैं, पेटीएम हो गया है, जोमेटो हो गया है, तो इन चीजों में हम क्या ऐसी नॉन नेगोशिएबल्स एकदम इन एप्स में इंक्लूड कर सकते हैं? और इन जनरल अगर आज की डेट में अगर एक एज अ लेमैन अगर आज मुझे चालू करना है कि मैं अपने एक्सेसिबिलिटी की तरफ एक कदम बढ़ाऊं वेब एक्सेसिबिलिटी की तरफ, सो व्हाट आर दोस की नॉन नेगोशिएबल्स व्हिच नीड्स टू बी देयर इन अ वेबसाइट और इन एन ऐप सो दैट वी कैन स्टार्ट क्रिएटिंग दिस वेब एक्सेसिबिलिटी कन्वर्सेशन अमंग द पीपल? Yes. So I think one important part is कि अब देखो जो भी कोई ऐप या वेबसाइट में कुछ इसेंशियल फीचर्स होते हैं एंड कुछ अलाइड फीचर्स होते हैं, जैसे कि अगर जोमेटो है तो उसमें being able to book food and having that be delivered to your house, that is an absolutely critical feature. So then you have to identify in that pathway, like step number 1, I open my account, step number 2, I select a restaurant, step number 3, I select a dish, step number 4, I add it to my cart, step number 5, I select my address, step number 6, I make payment, and so forth. Now, in those 5 or 6 essential steps, what are the hurdles that are coming in the way of a blind or disabled person being able to do it? For example, if a particular food item or restaurant is not labeled, or if adding an address, for example, in Swiggy, you can't add a new address. That's a big issue.
इन Zomato on the website जो menus दिए रहते हैं वो सब image based दिए रहते हैं, so you can't actually access the specific items जो उस menu में हैं, so you can't even make out कि you know क्या है क्या नहीं, so they have to look for it elsewhere. तो वो image based ना होते हुए text based होना चाहिए. So these are some aspects. Now, for example, CAPTCHAs. Right. You know, having text and audio based CAPTCHAs. अब यहाँ पे जैसे hearing impaired लोग हैं तो वो audio based CAPTCHA ना सुन पाए, but उनके लिए text based CAPTCHA होना जरूरी है, so that they can see the text and put it in. या तो फिर OTP होना चाहिए. Some alternative authentication mechanism has to be there, which is accessible. Supreme Court में अभी जब मैं क्लार्कशिप करता था, करंट जो CJ आए हैं चंद्रचूड़ उनके लिए, तो that time we had introduced both text and audio captures. तो जो लोग ऑडियो नहीं सुन पाए वो टेक्स्ट यूज कर सकते हैं, जो लोग टेक्स्ट नहीं यूज कर पाए वो ऑडियो कर सकते हैं. So these are some essential aspects that we have to absolutely cover. One last thing I'll say, and then I need to go because this is in the middle of my work day, unfortunately. With respect to the sign language aspect, now I'm involved in this Delhi High Court case to make the movie, to make electronic media more disabled friendly, और इसमें हमको एक favorable order भी मिला था पठान से related. नैन्सी को तो पता है जनवरी के मंथ में. So now in that case, one of the petitioners is hearing impaired, Mr. Anuj Jain from the National Association for the Deaf. Now he wasn't able to follow the hearing, so he asked me to have sign language interpretation, and I put that to the court. Now the next hearing in that matter is on 26th September, and the court has asked the registry to see if sign language interpretation can be provided. So I need your support from the ISLRTC and the DEPWD support to arrange a sign language interpreter for that hearing, and that would be a first of its kind, hearing in India, in which we have live sign language interpretation being provided, but we have to make it happen. So on that note, I'll need to take your leave, but thanks very much for the opportunity, and thank you, Nancy, and everyone else. Sure. Thank you so much, Rahul, for giving us 15-20 minutes of time and giving us such a deep information and knowledge about web accessibility. Thank you so much, Rahul. Anytime. Thank you. Sure thing. Thank you so much, Rahul sir. हमें प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर अभिषेक से निवेदन करूंगी कि आज के इस दिवस के ऊपर और जो हमारे आज के स्पीकर ने कहा उन सबको पूरा करते हुए थोड़ी सी प्रकाश डालें और हमारे स्टूडेंट्स को इसके ऊपर थोड़ा सा ज्ञान और दें. डॉक्टर अभिषेक. थैंक यू वेरी मच स्नेहा. हमारे इस वेबिनार में उपस्थित जितने वक्ता हैं, एक्सटर्नल स्पीकर्स जो आए, उसमें से नैन्सी मैडम और राहुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का. हमारे आदरणीय केंद्र प्रभारी महोदय श्री हरीश सोनी जी और हमारे डिसली एवं DTISL के प्यारे छात्र एवं छात्राएं. आज जैसा कि आप जानते हैं कि हम ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे पर एक वेबिनार हमारा केंद्र संचालित कर रहा है, और इसमें हमने आप लोगों ने देखा कि राहुल सर और नैन्सी मैडम ने कैसे इन सब्जेक्ट पे काफ़ी अच्छा प्रकाश डाला. तो उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोगों को इसके बारे में कुछ जानकारी में और अपना अनुभव आप लोगों के साथ साझा करूंगा. इसमें सबसे पहला ये है कि हम ISLRTC में क्या क्या कर रहे हैं, इसको हरीश सर ने उजागर किया कि हम डे 1 से एक्सेसिबिलिटी पे पूरी तरह से काम कर रहे हैं. खास करके जो हमारे बधिर जन है, जो हमारे डेफ कम्युनिटी है हमारे देश की, उनके लिए हमारा जो केंद्र है वो शुरुआती से ही एक्सेसिबिलिटी पे काम कर रहा है. उसमें से सबसे NCERT की टेक्स्ट बुक सर ने बताया. एक और हमने काम किया, वो ये किया कि कोविड-19 के दौरान जितने भी इम्पोर्टेंट नोटिस, गाइडलाइंस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के, हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के जितने भी आए, उन सबको हमने ISL में कन्वर्ट करके और उसे YouTube और अपने वेबसाइट पे डाला,
ताकि जो सूचना है उसको सुगम्य बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त ISLRTC ने लगभग 3 बार MOU किया DMRC के साथ, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के साथ, और DMRC के साथ MOU में लगभग अब तक 1000 कस्टमर केयर को ट्रेनिंग दी जा चुकी है बेसिक साइन लैंग्वेज पे, कि अगर कोई भी डेफ कम्यूटर, कोई भी बधिर यात्री अगर DMRC में यात्रा करता है, अगर उसे कुछ भी पूछताछ करनी हो तो वो किसी भी कस्टमर केयर से मेट्रो स्टेशन पे अपनी बात को रख सकता है और वो उसे संक्षिप्त में उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि उनको नीड बेस्ड ट्रेनिंग कराई गई है 12 आवर्स की। तो ये तो हमारे केंद्र का रहा। और सर ने एक बात और भी बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि जो वेबसाइट कैसे बनाया जाता है, कंप्यूटर की क्या भाषा होती है, प्रोग्रामिंग क्या होता है, कोडिंग क्या होता है, कैसे डिजाइनिंग करते हैं, तो इन सब पे हमारे सेंटर ने अभी कल ही एक MOU साइन किया है बड़े ही फेमस यूनिवर्सिटी के साथ, JIIT नोएडा, जिसका काफी नाम है देश में। उसके साथ हमारा MOU साइन हुआ है कि डेफ स्टूडेंट्स हमारे कंप्यूटर की जो भाषा है प्रोग्रामिंग, उसके लैंग्वेज को एक्सेसिबल फॉर्मेट यानी साइन लैंग्वेज में सीख सकें। तो ये तो रहा हमारे केंद्र का सुगम्यता को प्रमोट करने के लिए, सुगम्यता को बढ़ाने के लिए हमारे जो कुछ पहल थे, हमारे कुछ स्टेप्स जो लिए गए थे, उनके बारे में हमने बताया। अब हम चर्चा करेंगे इसके बारे में। आज का जो सेशन है वो है ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे, यानी वैश्विक सुगम्यता जागरूकता दिवस पे। इसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इसकी शुरुआत सबसे सर्वप्रथम 2012 में हुई थी और ये हम 12वां आज वैश्विक सुगम्यता जागरूकता दिवस के रूप में मना रहे हैं, मतलब पिछले 12 साल से। और हमने बताया आपको कि जब से 6 साल से हमारे केंद्र में कार्य शुरू हुआ है, तब से हम एक्सेसिबिलिटी पे काम कर रहे हैं। और हमने ये बड़ी खुशी की बात है कि आज के दिन हमने पहली बार ये वैश्विक सुगम्यता जागरूकता दिवस को एक वेबिनार के रूप में हमने अवेयरनेस फैलाने का काम करने के लिए इसको एक पहल के रूप में लिया है। मैं आपको ये बता दूं कि ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे, शॉर्ट में हम इसे GAAD कहते हैं, इसकी जो शुरुआत हुई वो 2012 में हुई और अभी हर एक साल मनाया जाता है किसी न किसी थीम पे, और इस बार हम 12वां मना रहे हैं। तो इससे क्या हुआ कि पूरे विश्व में वैश्विक स्तर पे एक्सेसिबिलिटी की जो एक्सेसिबिलिटी के बारे में जो अवेयरनेस बढ़ी है, उससे काफी दिव्यांगजन को फायदा हुआ है। और जितने हमारे दिव्यांगजन हैं वो एक्सेसिबिलिटी का यानी सुगम्यता का फायदा उठा रहे हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए कि सुगम्यता क्या चीज है, तो सुगम्यता पे सबसे पहली बात मैं बोलना ये चाहूंगा कि सुगम्यता एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से डिसेबिलिटी को खत्म किया जा सकता है या कम किया जा सकता है। डिसेबिलिटी को एग्जैक्टली नहीं खत्म किया जा सकता, लेकिन डिसेबिलिटी के जो वर्स इफेक्ट होते हैं, जो प्रभाव होते हैं, उनको खत्म किया जा सकता है। ऐसे ही एक मित्र से मैं बात कर रहा था, हमारे एक डेफ मित्र से बात कर रहा था एक दिन, तो डेफ मित्र ने ये कहा, मैंने पूछा कि डेफनेस क्या है, क्या आप उसे एक डिसेबिलिटी मानते हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ, डेफनेस एक डिसेबिलिटी है जब तक कि एक्सेसिबिलिटी नहीं है। जो ही आप एक्सेसिबिलिटी को जोड़ देते हैं, डिसेबिलिटी कम हो जाती है। देखिए जरा कैसा एक संयोग है, कैसा संबंध है, पारस्परिक संबंध है दोनों का। अगर एक्सेसिबिलिटी हाफ देते हैं तो डिसेबिलिटी हाफ होगी, अगर एक्सेसिबिलिटी फुल दे देते हैं तो डिसेबिलिटी के प्रभाव को फुल कम किया जा सकता है। एक बहुत ही सुंदर और रोचक तथ्य हमारे सामने आई और देखने का एक नजरिया मुझे बड़ा ही पसंद आया। बड़ी दिलचस्प बात थी
क्योंकि एक्सेसिबिलिटी को जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं वैसे वैसे डिसेबिलिटी के प्रभाव को धीरे धीरे हम कम करते जाते हैं। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। अगर एक्सेसिबिलिटी को फुल कर दिया जाए, यानी सुगम्यता को पूरी तरह से 100% इंश्योर कर दिया जाए, 100% सुनिश्चित कर दिया जाए, तो ये जाहिर सी बात है कि दिव्यांगता के प्रभाव को 100% कम किया जा सकता है या मिटाया जा सकता है। बड़ी ही अच्छी बात है। ये किसी हैरत अंगेज करने वाली बात है, आश्चर्य करने वाली ये बात है, हैरानी की बात है। तो इसमें जो सबसे पहले हमारी बात आती है और हमारे डेफनेस की बात आती है, हमारा केंद्र आप जानते हैं कि हमारा जो केंद्र है इसका मुख्य उद्देश्य है जो बधिर जन को साइन लैंग्वेज के माध्यम से एम्पावर करना, उन्हें साइन लैंग्वेज के माध्यम से एजुकेशन देना, साइन लैंग्वेज के माध्यम से एम्प्लॉयमेंट देना, साइन लैंग्वेज के माध्यम से पर्सनालिटी डेवलप करना, साइन लैंग्वेज के माध्यम से उन्हें टीचर बनाना। तो डेफ कम्युनिटी को हम आगे बढ़ा रहे हैं, एम्पावर कर रहे हैं, कैसे? थ्रू साइन लैंग्वेज। तो साइन लैंग्वेज और डेफनेस के बारे में कुछ अहम चीजें हैं जिससे हम इसको बढ़ा सकते हैं, सुगम्यता को, अवेयरनेस को, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसमें जो है 2-3 चीजें हैं जिसको जान लेना काफी आवश्यक है, जिसमें पहला जो अगर मुझे पूछा जाए कि पहला क्या है, तो मैं ये कहूंगा कि पहला है साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर। साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर की बहुत बड़ी भूमिका है चीजों को एक्सेसिबल बनाने में। और जहां तक हम डिजिटल एक्सेसिबिलिटी की बात करते हैं, डिजिटल एक्सेसिबिलिटी की, तो डिजिटल एक्सेसिबिलिटी में भी साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर का एक अहम भूमिका है। लेकिन जिस प्रकार से हमारे देश में करोड़ों की संख्या में डेफ हैं, वहीं साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर की संख्या देश में मात्र 300 लगभग है, तकरीबन 300 के करीब है। तो प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि क्या हम साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर से सभी डेफ को, करोड़ों की जो संख्या में हैं, 18 मिलियन कहा जा रहा है, ठीक है, 18 मिलियन के करीब कहा जा रहा है, तो क्या 18 मिलियन डेफ को हम साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर दे पाएंगे? क्योंकि हमारे पास दूसरी तरफ 300 ही इंटरप्रेटर है, तो नहीं दे पाएंगे, ये गैप है। दूसरी तरफ अभी बहुत सारे टेक्नोलॉजी में मशीन ट्रांसलेशन किया जा रहा है, अवतार के थ्रू साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर का एक अवतार टेक्नोलॉजी बनाया जा रहा है, ह्यूमनॉइड, जो साइन लैंग्वेज करेगा। वो पूरी तरह से अभी सफल नहीं है, क्योंकि साइन लैंग्वेज का जो नेचर है इतनी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि फेशियल एक्सप्रेशन, हैंडशेप, ओरिएंटेशन, मूवमेंट एक साथ सिक्वेंशियल मैनर में चलता है, जिसको टेक्नोलॉजी कैच नहीं कर पा रहा। इस वजह से हम ह्यूमनॉइड भी नहीं कर पाते। तो हमारे पास आखिर में ऑप्शन क्या है? तो देखिए, सबसे पहला जो ऑप्शन है वो पहले ऑप्शन के रूप में मैंने बताया साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर। अगर वीडियो भी बनता है तो साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर, न्यूज अगर आता है तो साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर, सिनेमा है तो साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर, कोई नोटिस या इंफॉर्मेशन जारी की जा रही है तो उसमें साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर को जरूर लगाया जाए। लेकिन साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर इतने हैं नहीं, तो दूसरा उपाय क्या है? दूसरा उपाय ये है कैप्शनिंग का। दूसरा उपाय है कैप्शनिंग। हम क्या कर सकते हैं कि कैप्शनिंग को दे सकते हैं। कैप्शनिंग 2 तरह के होते हैं, एक तो क्लोज्ड कैप्शनिंग और दूसरा ओपन कैप्शनिंग। तो क्लोज्ड कैप्शनिंग में क्या होता है कि वो ऑप्शन रहता है, हमेशा वो क्लोज्ड रहेगा। अगर आप चाहें, अगर यूजर चाहे, कोई डेफ या विजुअली चैलेंज या जो भी कोई भी व्यक्ति हो, वो चाहे तो उसे ऑन कर सकता है, राइट। वो हमेशा क्लोज्ड रहता है, इसीलिए नाम है उसका क्लोज्ड कैप्शनिंग। वो क्लोज रहता है, आप चाहे तो ओपन कर दें। वो क्या करता है कि जो ऑडियो ट्रैक चल रहा है, ऑडियो ट्रैक के साथ सिंक्रोनाइज करके वो लिखित रूप में चीजों को देता है, रिटन टेक्स्ट में वो चीजों को दिखाता है। उससे क्या होता है कि जो भी चीज स्क्रीन पे चल रहा है और डेफ जिसे नहीं समझ पा रहे हैं ऑडियो के माध्यम से, उसे वो देख के और पढ़ के समझ सकते हैं इजीली। दूसरा, अगर क्लोज्ड कैप्शनिंग की टेक्नोलॉजी नहीं है तो फिर हम ओपन कैप्शनिंग की तरफ जा सकते हैं। ओपन कैप्शनिंग में क्या होता है कि जब हम वीडियो बनाते हैं तो वीडियो बनाते समय ही इनबिल्ट उसमें हम रिटन टेक्स्ट डाल दें, उसे हम बंद नहीं कर सकते। जब भी वीडियो चलेगा वो नीचे की तरफ टेक्स्ट चलेगा। ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो ये दूसरी चीज हुई। और तीसरी जो चीज है वो है सब टाइटलिंग। लोगों के मन में ये भी भ्रम है
कि सब टाइटलिंग और कैप्शनिंग दोनों एक ही है, लेकिन दोनों एक नहीं है, दोनों में अंतर है और थोड़ा सा अंतर है। वो थोड़ा अंतर क्या है? दोनों रिटन टेक्स्ट ही है लेकिन थोड़ा अंतर है। वो अंतर क्या है? कैप्शनिंग जो है, जो भी चीजें बोली जा रही हैं उसको उसी भाषा में हम लिखते हैं, तो वो हम कहते हैं कैप्शनिंग। जो भी ऑडियो चल रहा है, सेम एग्जैक्टली व्हाट एवर इज गोइंग ऑन इन द ऑडियो, if the same you are transcribing it and writing in the written form, that is called captioning. But on the other hand, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सब टाइटलिंग ये है कि मान लीजिए कि जापानीज में कोई मूवी चल रही है और मैं जापानीज नहीं जानता हूं लेकिन अंग्रेजी में जानता हूं, तो जापानीज मूवी का जो सब टाइटलिंग आएगा वो इंग्लिश में आएगा, वो इंग्लिश में अपीयर होगा, तो मैं फिर इंग्लिश से जापानीज मूवी को भी समझ सकता हूं। आप समझ रहे हैं? मान लीजिए किसी व्यक्ति को अगर हिंदी में नहीं आ रही है और मैं हिंदी बोल रहा हूं, तो इसका अगर सबटाइटलिंग हम इंग्लिश में कर दें तो पूरे देश के जितने लोग हैं वो भी समझ सकते हैं। जैसे साउथ में जो लोग हैं हिंदी नहीं जानते हैं, अगर सबटाइटलिंग इसका इंग्लिश में कर दिया जाए तो वो लोग भी समझ सकते हैं। ये तीसरी चीज हुई। चौथी जो चीज है वो है ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन। और जो चौथी इंपॉर्टेंट चीज है एक्सेसिबिलिटी को, डिजिटल एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाने के लिए, वो है ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन, जो बहुत ही जरूरी है। अच्छा, इसके पहले ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन को बताने के पहले एक कॉन्सेप्ट जो काफी प्रचलित हो रहा है टेक्नोलॉजी के फील्ड में, वो है इंटरनेट ट्रैफिक। एक कॉन्सेप्ट है इंटरनेट ट्रैफिक। इंटरनेट ट्रैफिक का मतलब ये होता है, जैसे आप जानते हैं कि रोड पे बहुत सारी गाड़ियां हो जाती हैं, ट्रैफिक लग जाता है, तो ट्रैफिक में अगर बहुत सारी गाड़ियां होंगी तो जाम लग जाएगा, राइट। और इंटरनेट ट्रैफिक कॉन्सेप्ट ये बताता है, उस पर रिसर्च हुआ और ये बताता है कि 2022-23 तक, मतलब ये 2023 चल रहा है, लगभग 80 से 82% जो कंटेंट होंगे, जो गाड़ियां होंगी यानी जो कंटेंट होंगे, वो वीडियो फॉर्म में होंगे। वीडियो फॉर्म को गूगल सर्च इंजन या कोई भी सर्च इंजन वीडियो फॉर्म को डायरेक्टली नहीं खोज पाएगा जब तक कि उसमें हम ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन नहीं डालते हैं। तो जो भी वीडियो बनाए जाए, कितने अच्छे से अच्छे वीडियो आप बना लीजिए, आप सोच रहे हैं कि हमने एक्सेसिबिलिटी कर दिया, यू आर वेरी हैप्पी, बहुत खुश हैं, प्रसन्न है कि हमने तो वीडियो बना के डाल दिया, हो गई एक्सेसिबिलिटी, लेकिन एक्सेसिबिलिटी नहीं हुई। वीडियो फॉर्म का जो ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट है, नंबर 1 मिनट पे क्या आ रहा है, 1.5 मिनट पे क्या आ रहा है, इस सेकंड पे क्या आ रहा है, उस सेकंड पे क्या आ रहा है, अगर ये नीचे लिखा जाए, वीडियो में नहीं, वीडियो के नीचे अगर ये चीजें लिखी जाती हैं, तो इसको क्या करता है, सर्च इंजन पढ़ पाता है। अगर केवल वीडियो है, उसे सर्च इंजन नहीं पढ़ पाएगा। आप चाहे क्लोज्ड कैप्शनिंग दे दें, ओपन कैप्शनिंग दे दें, सब टाइटलिंग दे दें, कुछ भी कर दें, वीडियो नहीं पढ़ पाएगा। तो ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अहम भूमिका निभाने वाला है, जिसे हमें देना चाहिए। ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन के बिना फुल एक्सेसिबिलिटी, डिजिटल एक्सेसिबिलिटी हम नहीं दे सकते। आप ये भी जानते हैं कि डिजिटल एक्सेसिबिलिटी की बात शुरू कहाँ से होती है? शुरू बहुत पहले होती है, जिसे हम एक कहते हैं यूनिवर्सल डिजाइन। एक आर्किटेक्ट थे और यूनिवर्सल डिजाइन जो है वो आर्किटेक्चर फील्ड से आता है। आर्किटेक्ट का मतलब मकान ऐसे बने, गाड़ियां ऐसे बने, बस ऐसे बने जो सबके लिए सुलभ हो, और इसको हम कहते हैं यूडी, यूनिवर्सल डिजाइन। और जब एजुकेशन में यूडी का हम प्रयोग करते हैं तो इसको हम कहते हैं यूडीएल, यानी यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग। लर्निंग मटेरियल्स ऐसे बने जो सबके लिए प्रयोग हो जाए, चाहे वो डेफ है, चाहे वीआई है, चाहे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, चाहे जो भी कोई और भी रिलेटेड डिसेबिलिटी हो, चाहे आम कोई नागरिक हो जिसको कोई नॉन डिसेबिलिटी हो या किसी को कोई डिसेबिलिटी ना हो। दूसरा एक टर्म टेक्नोलॉजी में आता है जिसे हम कहते हैं डीएफए। डीएफए मतलब डिजाइन फॉर ऑल, डोंट डिजाइन फॉर ए स्पेसिफिक ग्रुप, डिजाइन फॉर ऑल। ये भी एक नया टर्म टेक्नोलॉजी में चला हुआ है। डीएफए मतलब डिजाइन फॉर ऑल। स्मार्टफोन ऐसा होना चाहिए कि एक डेफ भी उसे ऑपरेट कर सके, एक वीआई भी उसे ऑपरेट कर सके, एक मैं भी ऑपरेट कर सकूं, एक अनपढ़ भी जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी ऑपरेट कर सके, एक बुजुर्ग आदमी भी कर सके, एक छोटा बच्चा भी उसे ऑपरेट कर सके। आप समझ रहे हैं? इसको कहते हैं डीएफए, यानी
डिजाइन फॉर ऑल और यूनिवर्सल डिजाइन। डिजाइन ऐसा होना चाहिए दैट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। जैसे मैं एक रेस्टोरेंट में जाता हूं और रेस्टोरेंट में एक मेनू कार्ड आता है, मेनू कार्ड में ये लिखा हुआ है कि ये खाना है, और खाना जो है उसका नाम लिखा हुआ है, और वो खाने का लिखा हुआ है बगल में कि इट इज वेरी हॉट एंड स्पाइसी। अब बताइए कि अगर ये हॉट स्पाइसी हो, जो पढ़े लिखे लोग नहीं है उसे वो नहीं समझ पाए। देखिए छोटी छोटी चीजों में कैसे, अब वहां पे हॉट एंड स्पाइसी की जगह पे एक लाल मिर्च भी बना रखा है, तब लाल मिर्च अगर बना रखा है तो लोगों ने सोच लिया कि दिस इज हॉट एंड स्पाइसी। कैसी छोटी सी एक्सेसिबिलिटी है। रेड चिली भी वहां पे बना रखा है, राइट। उसे पढ़ा भी जा सकता है अगर उसमें एक छोटा सा चिप लगा दिया जाए, या अगर उसे जॉर्ज सॉफ्टवेयर से रीड किया जाए तो जो हमारे विजुअली चैलेंज साथी हैं वो उसे पढ़ भी सकते हैं। जॉर्ज सॉफ्टवेयर है जो स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर है, तो उससे हम पढ़ भी सकते हैं। अच्छा, अब बात हम करते हैं कुछ और चीजों की, कि वेबसाइट का एक्सेसिबल होना बहुत ही जरूरी है। तो एक वेब एक्सेसिबिलिटी इवैल्यूएशन टूल यानी WAET अवेलेबल है। और अगर राहुल MMD जो हमारे मीडिया इंचार्ज और वेबसाइट इंचार्ज हैं, उनको मैं सजेस्ट करूंगा, कुछ नहीं करना है, वेब एक्सेसिबिलिटी इवैल्यूएशन टूल में सर्च बॉक्स है, उस सर्च में जाके अपना वेबसाइट डालो www.islrtc.nic.in, और वो बता देगा कि आपकी वेबसाइट कितनी एक्सेसिबल है। और अगर एक्सेसिबल नहीं है तो सजेशन भी आएगा कि कहाँ कहाँ एरर है और उसे कैसे सही किया जा सकता है। मैंने ट्राई किया, मैंने पढ़ा इस टॉपिक को, तो डीपली जब मैंने पढ़ा तो मैंने खुद ट्राई किया अपने वेबसाइट को। हमारी वेबसाइट बहुत अच्छी है, एक्सेसिबल है, लेकिन फिर भी गुंजाइश है उसमें सुधार की। तो वो जरा देख के देखिएगा। और मैंने जब चेक किया तो 6 एरर बताया, 6 उसमें मिस्टेक्स बताए, और भी कुछ कुछ एरर बताया गया। सिंपल सी बात है, जब हम PDF को अपने वेबसाइट पे डालते हैं तो हमारा जो PDF है 2 प्रकार से उसे स्कैन कर सकते हैं, राइट। एक स्कैन करेंगे उसे इमेज फॉर्म में, जिसे कोई भी सॉफ्टवेयर रीड नहीं कर सकता। इमेज फॉर्म में JPG PNG फॉर्म में हम उसे स्कैन कर सकते हैं। दूसरी तरफ उसी PDF को हम OMR फॉर्मेट में भी स्कैन कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं ऑप्टिकल मार्क कैरेक्टर, ऐसे करके OMR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, OCR और OMR फॉर्मेट, उसमें हम कर सकते हैं। उसमें क्या होगा कि PDF को एक एक उसके कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज कर सकता है जॉर्ज सॉफ्टवेयर, और उसे रीड कर सकता है। अभी देखिए कितने सारे नोटिस जारी होते हैं, PDF स्कैन किया, इमेज फॉर्म में डाल दिया, उसे कोई नहीं पढ़ पा रहा है, उसे आप कॉपी भी नहीं कर पा रहे हैं, पेस्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। तो कॉपी करने के लिए, पेस्ट करने के लिए, उसे सॉफ्टवेयर से रीड करने के लिए PDF को ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जो है उस फॉर्मेट में हमें डालना बहुत ही आवश्यक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मेरा सजेशन था और मैंने आपको दिया। और मैं एक बात ये भी बता दूं कि हम सब यहाँ पे इतने एकत्रित हुए हैं, कोई टीचर है, कोई स्टूडेंट है, कोई कंसल्टेंट है, कोई रिसोर्स पर्सन, ये सब लोग यहाँ पे इस वजह से आए हैं कि उनको एक्सेसिबिलिटी दी गई है, सुगम्यता उनको दी गई है। अगर सुगम्यता नहीं दी जाएगी तो नहीं दी गई होती तो हम शायद यहाँ तक नहीं पहुंच पाते। सुगम्यता में 3 चीजें शामिल होती हैं। सुगम्यता में 3 चीजें शामिल होती हैं। पहला नंबर इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। तो इक्वालिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी एंड इक्विटी, ये 3 चीजें शामिल होती हैं जिसमें हम सबको शामिल कर सकते हैं। और एक्सेसिबिलिटी में पूरे दुनिया में 1.2 बिलियन लोग हैं, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, 1.2 बिलियन। यू कैन इमेजिन, अगर हम कहें तो 120 करोड़ लोग दिव्यांगजन है पूरे विश्व में, अलग अलग दिव्यांगता के। अगर एक्सेसिबिलिटी को हम बढ़ाते हैं तो उनका जीवन हम कितना सुधार पाएंगे, उनको समान अवसर दे देंगे, उनको रोजगार देके उनके पूरे जीवन का जो स्तर है वो हम आगे लेके जा सकते हैं, और सबके लिए ये फायदेमंद है। एक्सेसिबिलिटी में दिव्यांगजन को इंक्लूड करना ही है, उसके साथ साथ एक प्रेग्नेंट महिला है उसको भी करना है। एक प्रेग्नेंट महिला है, एक बूढ़ा व्यक्ति है वो भी देखना चाहता है,
वेबसाइट से कंटेंट वो भी पढ़ना चाहता है, उसको कम दिखता है, किसी को कम सुनाई देता है, किसी को नहीं सुनाई देता, फुल डेफ है वो, तो वो कैसे चीजों को एक्सेस करे, जिसका तरीका मैंने आप लोगों को बताया, इंटरप्रेटर, कैप्शनिंग, सबटाइटलिंग, ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन। तो इन सब के साथ और इसके साथ साथ मैं नैन्सी मैडम को और राहुल सर को दिल से हार्दिक धन्यवाद और साधुवाद देता हूं कि उन्होंने अपने व्यस्ततम समय में अपना समय निकाला और हमें हमारे केंद्र के लिए इस वेबिनार के सफलतापूर्वक आयोजन के लिए उन्होंने अपना समय दिया। मुझे भी जो अवसर दिया गया इसके लिए मैं आभारी हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। आज का ये कार्यक्रम मुझे लगता है कि सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद रहा होगा और किसी ने सबने कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो सीखा ही होगा। जैसे सर ने बताया WAT के बारे में, तो मुझे लगता है कि इस इवेंट के बाद आप सब लोग एक बार जरूर ट्राई करेंगे कि WAT क्या है, कैसे है, क्या एरर्स बताता है, क्या करता है। मुझे लगता है आप सब इस बारे में जानकारी लेना चाहेंगे। तो मैं इस कार्यक्रम को अब आगे बढ़ने की तरफ बताती हूँ कि हमारी नैन्सी मैडम का बहुत बहुत शुक्रिया कि इतने कम समय में उन्होंने हमें समय दिया और हमारे लिए इतने अच्छे रिसोर्स पर्सन राहुल जी को हमारे साथ कनेक्ट किया। और इसके लिए मैं अपने डिपार्टमेंट के भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें समय रहते ही नैन्सी जी से कनेक्ट कराया और नैन्सी जी ने हमें राहुल जी से कनेक्ट कराया। सो मेरे ऑफिसर इंचार्ज श्री हरी सोनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उनके सहयोग से हम इस कार्यक्रम को कर पाए। अभिषेक सर जी का थैंक यू कि उन्होंने इतनी सुंदर बातें कही एक्सेसिबिलिटी के ऊपर। हमारे इंटरप्रेटर्स को बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इस इवेंट को एक्सेसिबल बनाया हमारे डेफ स्टूडेंट्स के लिए। और इसका रिकॉर्डेड वर्जन हम लोग अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी लाएंगे ताकि हमारी डेफ कम्युनिटी, हियरिंग कम्युनिटी में जो कोई भी है वो भी आज के इस सेशन को देख पाए और कुछ ना कुछ सीख पाए। सो इस कार्यक्रम को अब मैं समापन की ओर बढ़ाती हूँ और आप सभी को एक बार फिर से शुक्रिया करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।